हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। उसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 13B। इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें दिया गया है ए बी एंड सी डी दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट के। ये बाइसेक्ट का मीनिंग समझना जरूरी है और हमें प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये क्या करना है, हमें दिखाना है। तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये थ्योरम जैसे ही है तो हमें यहाँ पे लिखना है कि व्हाट इज गिवन, उसके बाद लिखना है कि हमें क्या प्रूव करना है, फिर सॉल्यूशन में हमें उसका प्रूफ लिखना है। स्टेटमेंट्स रहेंगे और उसके रीजन रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का हमें क्या है, ये हमारा फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम लिखेंगे कि व्हाट इज गिवन, तो इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो गिवन में है ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट के यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे ए बी को के यहाँ पे डिवाइड हो गया तो बाइसेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए के एंड के बी दे आर सेम, मतलब ये और ये क्या है, सेम है। वैसे ही सी डी को बाइसेक्ट करा है के, तो सी के एंड के डी भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें दिया गया है और हमें प्रूव करना है कि ए सी एंड बी डी इक्वल है। तो यहाँ पे हम गिवन में लिखेंगे बी के इज इक्वल टू ए के, ये हमें दिया गया है, एंड सी के इज इक्वल टू डी के, सी के इज इक्वल टू डी के, ये दिया गया है। और हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये दो क्या है, ट्रायंगल है, और ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बाकी के बचे हुए पार्ट्स वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन रहेगा, उसमें हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और यहाँ पे हम लिखेंगे रीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है बी के इज इक्वल टू ए के। यहाँ पे आप लिख सकते हो पहले ही, इन ट्रायंगल ए के सी एंड ट्रायंगल ए के सी है तो दूसरा बी के डी रहेगा, बी के डी। ए के इज इक्वल टू क्या है, बी के गिवन, क्योंकि वो बाइसेक्ट बोला है ना, उन्होंने क्या बोला है, दे बाइसेक्ट ईच अदर। सेम हमें क्या दिया है, सी के इज इक्वल टू डी के, इट इज ऑल्सो गिवन, क्योंकि दे ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर एट के। ठीक है, और हमें तीसरा पार्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पे तीसरा है कि ये जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। जब भी ऐसे एक्स फॉर्म रहता है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल रहते हैं, वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। सेम इस तरह भी ये जो बनते हैं ये भी क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल, इसका हमें नाम लिखना है ए के सी। ए के सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, बी के डी, एंगल बी के डी। यहाँ पे रीजन देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ए के सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कौन से ट्रायंगल से, बी के डी से। रीजन क्या रहेगा, कौन सा यहाँ पे कंडीशन यूज किया गया है, साइड, एंगल एंड साइड। तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से या कंडीशन से दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बचे हुए पार्ट, मतलब इसकी जो रिमेनिंग साइड है वो भी क्या है, सेम है, AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या देना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका रीजन, हेंस प्रूव्ड। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और हमने इसे प्रूव किया, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ABC। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि BA एंड CA, देखो BA एंड CA हैव बीन प्रोड्यूस किया, मतलब उसको एक्सटेंड किया है सच दैट BA इक्वल टू क्या है AD, मतलब BA एंड AD क्या है इक्वल है, ये साइड और ये साइड क्या है इक्वल है। वैसे ही उन्होंने कहा है कि CA इज इक्वल टू क्या है AE, CA एंड AE भी क्या है इक्वल है, तो ये भी डायमेंशन क्या है इसकी, ये और ये साइड क्या है इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, DE एंड BC क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि जब भी कोई चीज ऐसे बोला जाता है कि पैरेलल है दिखाओ, ठीक है, जब भी हमें पैरेलल दिखाना रहता है तो हमें देखो यहाँ पे पैरेलल लाइंस के अगर आपने देखे होंगे तो थ्री कंडीशंस रहते हैं उसके। तो उसके अल्टरनेटिव एंगल एक तो इक्वल होने चाहिए, या उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, या उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनकी एडिशन 180 होनी चाहिए। इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इसका मतलब होता है कि ये दो लाइंस जो है वो क्या है पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा है कि ये पैरेलल लाइन है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो इसके जो ये बनते हैं ये क्या है अल्टरनेटिव एंगल है। ये अगर एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों जो लाइन है वो क्या है पैरेलल है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें क्या करना है यहाँ पे यूज करना है। तो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल है। अगर ये हमने दिखा दिया तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो क्या है पैरेलल है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन भी दे सकती हूँ और आप वो सॉल्यूशन देख के कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन इससे आपके ज्ञान में आपके नॉलेज में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मैथ्स चैंपियन इससे नहीं बनोगे। आप कब चैंपियन बनोगे, जब आप इसको पहले अंडरस्टैंड करोगे कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, और जब आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा फिर आप खुद उसे अप्लाई करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप मैथ्स कॉन्फिडेंट बनोगे। तभी आपका जो मैथ्स का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपका जो स्कोर है मैथ्स का वो भी बढ़ेगा। तो मैं चाहती हूँ आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि सिर्फ ये आंसर लिखने में या कॉपी करने में सिर्फ ध्यान मत दो। तो उसको समझ के ले लो कि ये क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि पैरेलल, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह पे कभी भी अगर आपको कोई दो लाइंस है और पैरेलल है वो दिखाना है तो इसका मतलब आपको ध्यान में आना चाहिए, एक तो उसका अल्टरनेटिव एंगल्स सेम होने चाहिए, या उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, या उसके इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनकी एडिशन 180 आनी चाहिए। ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना तो कहीं पे भी अगर ये क्वेश्चन अलग तरीके से आ जाए फिर भी आप उसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ मगअप किया कि ये ऐसा प्रॉब्लम दिया है सिर्फ ऐसे सॉल्व करना है और आपने सॉल्यूशन लिख के हो गया, तो फिर आप आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है और ना ही आपको ये समझ में आने वाला है। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आपको मैथ्स कॉन्फिडेंट बनना है, आपका जो मैथ्स का स्कोर है वो भी अगर आपको बढ़ाना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो देखते हैं शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कि हमें अगर पैरेलल दिखाना है तो हमें ये जो अल्टरनेटिव एंगल है उसे क्या करना है इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे ये दो एंगल से वो हमें क्या करना पड़ेगा इक्वल है वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या है दो ट्रायंगल से, तो हम क्या करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो बाकी के पार्ट्स होते हैं रिमेनिंग वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और ये इसी कॉन्सेप्ट का यूज क्या करना है हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे तो पहले हमें लिखेंगे कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन दिए हैं वही लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू ए डी, और हमें क्या दिया है सी ए इज इक्वल टू ए। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है डीई इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब हमें ध्यान में आया कि हमें क्या करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमें प्रूव करना है आइदर दिस एंगल, और आप ये भी एंगल बोल सकते हो। ठीक है, ये अगर दो लाइन से तो आपने ये दिखा दिया कि ये एंगल इक्वल है तो उसका मतलब भी सेम होगा कि ये दो लाइंस क्या है पैरेलल है। आप बी और डी दिखा सकते हैं इक्वल, या ई इज इक्वल टू सी, ये दो एंगल्स इक्वल है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, एनी कंडीशन अगर आपने प्रूव करके दिखाई तो इसका मतलब ये जो दो लाइन है डीई एंड बी सी क्या है पैरेलल है। अभी हमारा आता है प्रूफ। तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे स्टेटमेंट्स और यहाँ पे हम लिखेंगे रीजंस उसके।
ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटमेंट। तो हम कौन से दो ट्रायंगल यूज करें, तो आपको ध्यान देना है कौन से दो ट्रायंगल है। ट्रायंगल है हमारा BAC। अगर ये लाइन इस लाइन से कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, तो हमारी शुरुआत BAC हमने की है, तो यहाँ पे EAD नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा DAC, क्योंकि ये साइड इस साइड से क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो BAC हमने यहाँ इस ट्रायंगल का नाम लिया है, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम होगा DAE एंड ट्रायंगल DAE। इन दिस टू ट्रायंगल्स हम लिख रहे हैं कि BA इज इक्वल टू AD गिवन, ठीक है, CA इज इक्वल टू AE, दिस इज आल्सो गिवन। और हमें थर्ड पार्ट क्या करना है, ढूंढना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये थर्ड पार्ट क्या है, ये x बन रहा है, तो ये दो एंगल्स जो है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि उस वो कौन सा एंगल है, करेक्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस एंगल का नाम DAE और इसका BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। रीजन देना है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल BAC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किससे, किस ट्रायंगल से, DAE से। कौन सी यहाँ पे कंडीशन यूज की गई है, साइड एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, साइड एंगल साइड। इस प्रॉपर्टी से या इस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर अभी रिमेनिंग पार्ट, तो हमें क्या दिखाना है, देयरफॉर एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, एंगल BA इज इक्वल टू एंगल D एंड दूसरा एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। देयरफॉर यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे D इज पैरेलल टू BC, तो लास्ट में आपको लिखना है, जो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, देयरफॉर लास्ट में DE पैरेलल टू BC। और आप यहाँ पे रीजन दोगे, क्या रीजन दोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D और रीजन देना है अल्टरनेटिव एंगल्स। ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो इसमें हमें समझ में आता है कि ये अल्टरनेटिव एंगल्स क्या है, इक्वल है, इसलिए ये जो दो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। एंड लास्ट में आएगा हेंस प्रूव्ड, तो ऐसे हमने क्या किया, इसको प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड, हो गया सॉल्यूशन, है ना, बहुत ही इजी। ओके, इसके लिए क्या करना है, बहुत इजी लगने के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे OA डायग्राम दी गई है और यहाँ पे क्या कहा गया है, OA इज इक्वल टू OB। तो यहाँ पे ये है OA और ये है OB, तो ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, OC इज इक्वल टू OD, तो ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। और तीसरी चीज हमें दी गई है एंगल AOB। ध्यान से देखना है कि एंगल AOB कौन सा है, देखो AOB मतलब ये बड़ा जो एंगल है वो इज इक्वल टू क्या है, ये दूसरा बड़ा एंगल COD। ध्यान से देखना है कि कौन से वो दो एंगल हैं, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, थ्री पार्ट्स है लेकिन ये अलग तरीके का है, ठीक है। देखते हैं, प्रूव हमें करना है AC इज इक्वल टू BD। तो हमें क्या दिखाना है कि प्रूव करना है AC एंड BD क्या है, इक्वल है, तो ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो अगर आपने देखा तो ये दो ट्रायंगल है, जिसे आप देख सकते हो कि कौन से दो ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल OCA और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास वो है OB एंड D, करेक्ट। तो ये ट्रायंगल है, तो हमें पता है कि OA एंड OB क्या है, इक्वल है। फिर हमें पता है कि OC एंड OD क्या है, इक्वल है। और ये हमें दिखाना है, ये हमें क्या करना है, दिखाना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सिर्फ दो ही चीजें हैं जो हमें पता है, लेकिन तीसरी चीज उन्होंने दी है, लेकिन वो क्या है, अननोन है, मतलब डायरेक्टली नहीं दी है, इनडायरेक्टली दी है।
तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमें दिखाना है उसे प्रॉपरली हमें क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप्स हमें देखने, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट है ऐसे करके दिखाया, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी साइड्स क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए दो चीजें तो हमें पता है, लेकिन थर्ड चीज हमें निकालनी है, जो इससे निकालनी है। हमें किससे निकालनी है? ये जो दिया है एंगल AOB इज इक्वल टू COD, तो उससे हमें निकालनी है, ठीक है। देखते हैं कि कैसे निकालनी है, ठीक है। तो आप गिवन अभी आप खुद लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू दिस, फिर ये भी हमें दिया है, ठीक है, वो आपको गिवन में लिखना है। प्रूफ क्या करना है हमें, AC इज इक्वल टू BD, तो टू प्रूव, तो वो भी आप लिखोगे, ठीक है। लास्ट वाला जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रूफ लिख रही हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट्स आएंगे और यहाँ पे क्या आएगा, रीजन आएगा, ठीक है। तो प्रूफ में यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे रीजंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट पहला, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो नाम है हमारे AOC एंड ट्रायंगल BOD, BOD, इसमें एक चीज हमें पता है, वो हम लिखते, दो चीजें गिवन, फिर दूसरी चीज दी OC इज इक्वल टू OD गिवन, ठीक है। अभी ये जो थर्ड दिया है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD करके क्या किया है, दिया गया है हमें, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना है एंगल AOB ये ऐसे बड़ा सा एंगल है और ऐसे ये बीच में है। तो AOB क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, AOB इज इक्वल टू AOC प्लस COB, है ना, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दो एंगल्स मिलके ये बड़ा एंगल बना हुआ है। तो AOB की जगह मैं लिखूंगी एंगल AOC प्लस एंगल COB, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COB, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसमें यहाँ पे एंगल है COD, उसको भी ऑब्जर्व करना है आपको, COD, ओके, और बीच में से ये लाइन गई है। तो यहाँ पे भी ये जो बड़ा एंगल है, इट इज द एडिशन ऑफ दिस टू स्मॉल एंगल्स, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे COB प्लस एंगल OBD, OBD या DOB, ओके। तो ये दोनों का एडिशन, करेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए वो कट हो गया है। देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ये हमें किससे पता चला, इससे पता चला। तो यहाँ पे हमने ये कारण से ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों साइड इक्वल है और ये जो दो एंगल है, बीच वाला एंगल, ये भी क्या आया हमारा, इक्वल। AOC एंड DOB ये दोनों एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। तो इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। अभी यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज की गई है, साइड एंगल साइड, देखो साइड, फिर ये है एंगल और ये है साइड। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देयरफॉर अभी आपने लिखा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका जो थर्ड साइड है वो भी क्या है, इक्वल है। देयरफॉर साइड AC इज इक्वल टू साइड क्या है, BD, ओके। AC इज इक्वल टू BD, क्या लिखोगे रीजन इसके लिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या लिखना है हमें रीजन, करस्पॉन्डिंग पार्ट, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हेंस प्रूफ, क्योंकि अभी हमने क्या किया, प्रूफ करके, यही तो हमें दिखाना था, हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ था। तो वो हमने निकाला कि ये कैसे इक्वल है, ये दोनों जो एंगल है वो कैसे इक्वल है। उन्होंने कंडीशन दी है कि ये बड़ा एंगल इक्वल है, तो इस बड़े एंगल में हमें दिख रहा है कि ये बीच वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है,
है ना। समझो कि एक एंगल है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो बड़ा वाला एंगल समझो कि 90 है, और इधर का भी बड़ा वाला एंगल 90 है। उसमें से हमने देखा कि ये बीच वाला एंगल 40 है। तो इसका मतलब हुआ गया कि इधर का एंगल 50 है और इधर का भी एंगल क्या है, 50 है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमने ये निकाला कि ये जो बड़ा एंगल इज इक्वल टू एडिशन ऑफ स्मॉल एंगल। सेम इधर का जो बड़ा एंगल दिया हुआ है इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस टू स्मॉल एंगल्स। उसमें ये कॉमन था, इसलिए वो क्या हो गया, कट हो गया, और हमें मिला कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लगाना था, दिमाग लगाना था और हमारी अंडरस्टैंडिंग को यूज करना था। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो और समझ के ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ए बी एंड एम एन बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। इस पहले सेंटेंस को समझ के ले लो। ए बी है और एम एन है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे एट ओ, इसका मतलब ए ओ एंड ओ बी क्या है, इक्वल है। और इसी का मतलब है ओ एम एंड ओ एन भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया नहीं है, लेकिन हमें इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि उन्होंने एग्जैक्टली exactly क्या बोला है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उन्होंने बोला है ए एम एंड बी एन आर परपेंडिकुलर। तो ये ए एम है और ये बी एन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। और लास्ट में प्रूव करना है कि ए एम एंड बी एन क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट क्या है, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो वो कैसे दिखाते हैं, एटलीस्ट 3 जो उसके पार्ट्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और उसके अकॉर्डिंगली कौन सी कंडीशन से वो इक्वल है वो भी हमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोले, अगर 3 पार्ट्स उसके इक्वल है तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल है। सिर्फ तीनों एंगल्स इक्वल है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कंडीशन में अप्लाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप गिवन लिखोगे, क्या क्या दिया है, तो गिवन में आपको लिखना है, क्या लिखोगे आप गिवन में, ये लिखोगे गिवन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर। फिर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, बाइसेक्ट ईच अदर, ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एन ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स इक्वल है और 90 डिग्री के, ये हमें दिया है क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला गया है। ठीक है, तो ये गिवन में है, हमें प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है हमें, these two triangles are congruent, मतलब हमें दिखाना है ट्रायंगल OAM is congruent to triangle OBN। और दूसरा हमें क्या दिखाना है, AM is equal to BN। ओके, तो ये दो चीजें हमें क्या करनी है, दिखानी है। तो यहाँ पे है हमारा प्रूफ। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBN। पहले लिखेंगे OA is equal to OB। रीजन क्या है, गिवन या बाइसेक्ट करके लिखा तो भी चलेगा। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, एटलीस्ट एक जगह पे आपको लिखना है, गिवन में अगर लिखा तो यहाँ पे आप गिवन करके रीजन दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है कि बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, हमें ये दिया है एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एन ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये भी गिवन है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का, जब भी 90 डिग्री का एंगल आता है तो हमें ध्यान में आने चाहिए आरएचएस प्रॉपर्टी या आरएचएस कंडीशन। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहती है वो क्या रहती है, हाइपोटेनियस। तो आरएचएस प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हाइपोटेनियस एंड वन ऑफ द साइड, इन दोनों में से अगर एक साइड कॉन्ग्रुएंट होती है तो इसका मतलब इक्वल होती है, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच प्रॉपर्टी, आरएचएस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक हाइपोटेनियस मतलब ये क्या है, इक्वल है, एंड इन दोनों में से एक साइड क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए
Therefore, triangle OAM is congruent to triangle OBN. रीजन देना है, कौन सी प्रॉपर्टी है, RHS। RHS कंडीशन से ये दोनों क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और लास्ट में लिखना है therefore AM is equal to BN। और इसके लिए रीजन क्या देना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। देखो बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, और स्टेप बाय स्टेप करके क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करना है। बाइसेक्ट, ये जो वर्ड्स है ना, इसका मीनिंग समझ के लो। परपेंडिकुलर मतलब क्या, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब क्या होता है, ये कुछ वर्ड्स है जो अगर आपको समझ में आ गए उसका मीनिंग क्या होता है, तो आप जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करना है, लर्न अप्लाई एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसके आगे का पार्ट, जो रहेगा पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए cheers, God bless, see you in next video.